नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ये वो पाठशाला है जिसमें सबकी क्लास लगती है। आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है आपको बता देता हूं। 24 घंटे में इंडी के प्लान की निकली फिर से हवा। मोदी इस बार के संसदीय सत्र में 3-0 से आगे। संसद में मिला बड़ा मौका गंवाया, क्या राहुल से बड़ी गलती हो गई? एक चैप्टर इस पर भी। पेपर लीक पर हंगामा करते हुए कैसे इंडी का ही प्लान लीक हो गया, एक क्लास इस पर भी। राहुल खड़गे के माइक बंद होने का सच कुछ और निकला क्या, यह भी बताऊंगा। टूटी छत, धंसी कार, डूबी गाड़ियां, दिल्ली की भयंकर तबाही का एक चैप्टर भी होगा आज पाठशाला में। लाल किले में झरना, एयरपोर्ट पर फव्वारे, वो दिल्ली जो देखी नहीं होगी, दिखाऊंगा आज। दिल्ली की वो तस्वीरें जो तिहाड़ में केजरीवाल को पानी पानी कर देंगी। ओवैसी के घर पर लगी कालिख, क्या आज नया कांड हो गया? मोदी से टकराकर बेहाल मालदीव में अब काले जादू से हड़कंप, एक चैप्टर इस पर भी। मालदीव के राष्ट्रपति के साथ महिला मंत्री ने ही क्या जादू टोना किया? लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर का रिवीजन आइए पहले कर लें। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हेमंत सोरेन पर करीब 9 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप है, जिसके बाद उन्हें ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। करीब 5 महीने बाद आज हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए। महाराष्ट्र सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर मुख्यमंत्री बहन योजना की घोषणा की है। योजना के तहत प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे और इसके साथ ही महिलाओं को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 3 गैस सिलेंडर भी मुफ्त। इसके साथ ही महाराष्ट्र के 46,06,000 किसानों की बिजली माफ करने की घोषणा भी की गई। टेलीविजन स्टार हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। हिना खान ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें 3rd स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, जिस पर काबू पाने के लिए वो संकल्प ले चुकी हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है से फेमस होने वाली हिना की हेल्थ के बारे में सुनते ही उनके फैंस तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। कर्नाटक के हावेरी में वैन और लॉरी की टक्कर में 2 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक वैन में 17 लोग सवार थे, जो हाईवे किनारे खड़ी एक लॉरी से टकरा गई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हो गया। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गढ़ कहे जाने वाले नागपाड़ा और डोंगरी इलाके में एनसीबी ने ड्रग तस्करी के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। एनसीबी ने 60 करोड़ की 31 किलो ड्रग के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी को आरोपियों के दाऊद और उसकी डी कंपनी से संबंध होने का शक है। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू के बेस कैंप से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। बेस कैंप पहुंचने से पहले जगह जगह अमरनाथ यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। 52 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा कल पहलगाम और गांदरबल से शुरू होगी। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बता दूं। 24 घंटे में इंडी के प्लान की कैसे हवा निकल गई, मोदी कैसे 3-0 से आगे निकल गए, बताऊंगा। संसद में मिला बड़ा मौका गंवा दिया गया क्या, राहुल से क्या बड़ी गलती हो गई, पेपर लीक पर हंगामा करते करते कैसे इंडी का ही प्लान लीक हो गया, राहुल खड़गे के माइक बंद होने का सच जो कहा जा रहा था वो नहीं कुछ और निकला क्या, आइए बताता हूं। हमने कल ही पाठशाला में आपसे कहा था कि इंडी गठबंधन वाले बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, संसद में बड़ा बवाल होगा। आज संसद में वही हुआ। कहां तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी और कहां विपक्ष नीट के मुद्दे पर हंगामा करने लगा। ऐसा तो संसद में कभी नहीं हुआ, क्योंकि परंपरा यही है कि जब भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही चर्चा होती है। लेकिन इंडी गठबंधन वाले हर परंपरा को ताक पर रखने के लिए तैयार हैं। लोकसभा में इंडी गठबंधन ने जिद पकड़ ली कि पहले नीट पर चर्चा करो, जबकि सरकार कल से ही कह रही थी कि नीट क्या, हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन परंपरा के हिसाब से तो चलो। कोई किसी को मुद्दे उठाने से तो रोक नहीं रहा।
राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस मुद्दे पर बोलना है बोल लेते और पूरा समय ले लेते, लेकिन इंडी गठबंधन को तो हेडलाइन बनानी थी। इसीलिए नीट के मुद्दे की बात करके संसद नहीं चलने दी गई। लोकसभा में हंगामा किया गया, उधर राज्यसभा में भी गजब हो गया। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन के वेल में पहुंच गए। इस पर तो राज्यसभा चेयरमैन को भी कहना पड़ गया कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि नेता विपक्ष खुद वेल में पहुंच जाए। वाकई ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंडी गठबंधन को लगता है कि ऐसा करके वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने नंबर्स और बढ़ा लेंगे। लोकसभा में न्याय दो के नारे किस तरह से लगे वो भी आगे आपको दिखाता हूं। पहले देखिए कि लोकसभा में आज कैसे कैसे क्या हुआ। आज जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष नीट पर चर्चा को लेकर अड़ गया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वो नीट पर चर्चा करके देश के युवाओं को यह मैसेज देना चाहते हैं कि विपक्ष और सरकार इस मुद्दे को जरूरी मानते हैं। अब विपक्ष को लगा कि वो नीट का मुद्दा उठाकर सरकार को घेर लेगी, सरकार इसमें फंस जाएगी और नीट पर चर्चा से बचेगी और जनता में यह संदेश चला जाएगा कि विपक्ष ही है जो युवाओं की आवाज उठा सकता है और सरकार को युवाओं के भविष्य से असल में कोई लेना देना है नहीं। लेकिन मोदी सरकार ने विपक्ष की रणनीति को यह कहकर फेल कर दिया कि वो तो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं और जवाब देने के लिए रेडी हैं। लोकसभा स्पीकर ने भी कहा कि आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, इसलिए विपक्ष इसी चर्चा के दौरान जो मुद्दा उठाना चाहता है वो उठाए। एक बार सुनिए कि आज लोकसभा में राहुल गांधी ने कैसे नीट पर चर्चा की जिद पकड़ी और फिर लोकसभा स्पीकर ने उस पर क्या जवाब दिया। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं आप, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। अब आपने खुद देखा, राहुल गांधी ने कहा कि वो नीट पर चर्चा चाहते हैं। लोकसभा स्पीकर ने भी कहा कि जिस मुद्दे पर बोलना है बोलिए और वक्त भी आपको पूरा दिया जाएगा। अब जब दोनों ही पक्ष एक ही बात कह रहे हैं तो फिर हंगामे का कोई मतलब कहां निकलता है। लेकिन दिक्कत यह हुई कि विपक्ष ये चाहता था कि स्थगन प्रस्ताव पास किया जाए, सारे काम रोककर सिर्फ नीट पर चर्चा की जाए। इस पर लोकसभा स्पीकर ने बताया कि राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में कभी स्थगन प्रस्ताव को नहीं लिया जाता, ऐसी परंपरा नहीं रही। आपको जो भी बात रखनी है वो अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ही कर लें। लेकिन विपक्ष ये चाहता था कि नीट पर डेडिकेटेड डिस्कशन हो और इसी बात पर बात फंस गई। सुनिए कि कैसे लोकसभा के अंदर स्पीकर और सरकार की तरफ से नीट पर चर्चा का भरोसा दिया गया। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, हर विषय पर, हर मुद्दे पर आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और सरकार आपके हर विषय का जवाब देगी। आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमें जनता ने बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के चुनकर भेजा है। सदन के शुरुआत दिनों में नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाने देना, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
मेरा आपसे आग्रह है, आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर इस मुद्दे पर जोर से बोलिए, मैं आपको अलाउ करूंगा। किरण रिजिजू जी, आज तक संसद के इतिहास में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद उसमें धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा कोई और विषय पर चर्चा करने का परंपरा कभी नहीं रही है। ये पहली बार कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ दलों ने इस संसद के गरिमा को ताक में रखते हुए आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा करने का जो प्रस्ताव रखना है उसको विरोध करके वेल में आया है। मैं उसको कंडेम करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, आपने अपने चेयर से भी कहा है कि कोई भी मुद्दा विपक्ष के लोग उठाना चाहे उसको पर्याप्त समय दिया जाएगा और राष्ट्रपति का अभिभाषण के चर्चा के प्रस्ताव के दौरान पूरा अपने बात रख सकते हैं। और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं। पूर्ण रूप से हम जवाब भी देंगे। इसमें सदन को चलना दिया जाए। वो सुना होगा ना आपने कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो कोशिश है ये कि सूरत बदलनी चाहिए। असल में इसको उल्टा करके देखिए कि सूरत बदले ना बदले, हंगामा खड़ा करना ही लगता है मकसद है। लोकसभा के अंदर सरकार ने क्लियर कर दिया कि वो चर्चा के लिए तैयार है। लोकसभा के बाहर भी खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिया कि वो चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष इस पर राजनीति न करे। सुनिए धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा। देखिए, सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा की है, लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। जब कल परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में परीक्षा के ऊपर खुद ही एड्रेस किया, यह सरकार की इंटेंशन को प्रतीत करती है कि हम कोई भी विषय को सामना करने के लिए प्रस्तुत है, जो तथ्य हम समाज में रखना चाहते हैं। अगर आज प्रतिपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करते हुए, जिसको दोनों सदनों के अध्यक्ष ने उनको यही परंपरा की याद दिलाई कि राष्ट्रपति अभिभाषण के उपरांत जो धन्यवाद प्रस्ताव होती है, उस समय में कोई अर्जेंटमेंट मोशन वगैरह, स्थगन आदेश वगैरह का कोई उसका परंपरा इस हाउस में नहीं है। जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो, आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है, रखो। तो जब लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं, जब सरकार कह रही है, जब शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि एक एक सवाल का जवाब देंगे नीट के मुद्दे पर, जिसे जो बोलना है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बोल सकता है, उसको पर्याप्त समय दिया जाएगा, फिर भी इंडी गठबंधन वाले सुनने को तैयार नहीं। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी नीट के मुद्दे पर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्ष के सांसदों ने सदन में नीट नीट के नारे लगाए, पेपर चोरी बंद करो जैसे नारे भी लगाए गए। हंगामा इतना बढ़ गया कि खुद नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बाकी विपक्ष के सांसदों के साथ वेल में पहुंच गए और इससे राज्यसभा के सभापति इतना आहत हुए कि उन्होंने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि विपक्ष के नेता ही वेल में पहुंच जाएं। देखिए कि आज राज्यसभा में कैसा माहौल। माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। तो राज्यसभा में जो कुछ विपक्ष ने किया उससे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बहुत नाराज थे, आहत थे। आपने देखा जब संसद के बाहर मल्लिकार्जुन खड़गे से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने भी सभापति पर गंभीर आरोप लगा दिए और कहा कि विपक्ष के प्रति उनका आज का सौतेला व्यवहार भारतीय संसद के इतिहास में दाग की तरह हो गया।
एक बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुनिए। कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है आज एक संसदीय इतिहास में कि लीडर ऑफ द हाउस और डिप्टी लीडर वहां आ गए और मैं सरप्राइज हूँ, पेन हूँ। देखिए, ये उनकी गलती है, मैं बोल सकता हूँ चेयरमैन साहब की। मैंने हाथ उठा रहा था, 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया। मैं तो वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, मेरी तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे। यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूं तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए। उसके बजाय मेरे तरफ पर्पसली मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया। तो स्पष्ट है कि विपक्ष अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्हें एक मौका मिला था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का, लेकिन वो मौका उन्होंने जाने दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि नीट जैसे मुद्दों पर सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती, जबकि देखा आपने ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार ने भी कहा, स्पीकर ने भी कहा, संबंधित मंत्री ने भी कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान ही अपनी बात कह लीजिए, लेकिन विपक्ष माहौल बनाने में जुटा हुआ है और इसी माहौल को बनाने के लिए संसद में यह हंगामा किया गया। राज्यसभा में आज विपक्ष के हंगामे के बीच ऐसा भी हो गया कि एक सांसद बेहोश हो गई। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम आज राज्यसभा में हंगामे के बीच अचानक बेहोश होकर गिर गईं और इसके बाद सदन की कार्यवाही को फौरन रोकना पड़ा। संसद से उन्हें एम्बुलेंस से भेजना पड़ा और अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। बताया गया कि उनका ब्लड प्रेशर अचानक शूट कर गया था, बढ़ गया था और इसकी वजह से वो बेहोश हो गईं। फूलो देवी नेताम को हाल ही में डेंगू हुआ था, वो डेंगू से अभी उबर रही हैं और इसी कमजोरी में वो हंगामे के बीच ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से बेहोश हो गई। वैसे नीट के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद के अंदर हंगामा करके खुद को ही फंसा लिया है, क्योंकि आप देखिए आज संसद के दोनों सदनों में सरकार ने कहा कि वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। खुद शिक्षा मंत्री ने कहा कि विपक्ष इस पर चर्चा करे, सुझाव दे, लेकिन विपक्ष सिर्फ हंगामा करता रहा। विपक्ष के पास इस बात का पूरा मौका था कि वो आज पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा कर ले, लेकिन विपक्ष ने सिर्फ हंगामा किया और यही हंगामा तो विपक्ष पहले भी कर रहा था जब कांग्रेस से सिर्फ 52 सांसद थे। और अब क्योंकि संख्या भी बढ़ गई है, इसलिए हंगामा करने की ये जो प्रवृत्ति है शायद वो भी बढ़ती जा रही। विपक्ष अपनी बढ़ी हुई ताकत का इस्तेमाल कर सकता था, सरकार को पेपर लीक पर चर्चा के लिए मजबूर करता और यह मैसेज भी जाता कि विपक्ष वाकई युवाओं के भविष्य के लिए काफी चिंतित है। लेकिन विपक्ष ने चर्चा के बजाय हंगामा करने का विकल्प चुना और यह बता दिया कि उनका पहला और आखिरी मकसद राजनीति करना है, क्योंकि अगर चर्चा करनी होती तो जिद छोड़कर मुद्दे पर चर्चा हो सकती थी। दूसरी तरफ सरकार ने क्लियर कर दिया कि वो पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी पेपर लीक का जिक्र था, यानी सरकार ने यह मैसेज दे दिया कि वो इस मुद्दे से भाग नहीं रही है और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। अगर आज संसद में चर्चा होती तो पेपर लीक पर विपक्ष अपने सुझाव सरकार को दे सकता था। वो चर्चा के दौरान ऐसे सुझाव दे सकता था जिससे छात्रों के भविष्य को संवारने में मदद मिलती, लेकिन विपक्ष ने तो इसे अपनी नाक की लड़ाई बना दिया और यहीं लगा कि विपक्ष का मकसद सिर्फ हेडलाइंस क्रिएट करना था, हंगामा करना था, समाधान की तरफ जाना नहीं था। नारेबाजी करके उन्हें अपनी संख्या बल की ताकत दिखानी थी और यही उन्होंने किया। जबकि पेपर लीक का मुद्दा बहुत संवेदनशील है, करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। विपक्ष ने संसद में इस मुद्दे को उठाकर जो बढ़त बनाई थी उसे हंगामा करके अपने हाथ से गंवा दिया। और जब इंडी गठबंधन को यह समझ में आ गया कि उससे भारी गलती हो गई है तो विपक्ष अब नरेंद्र मोदी का बहाना बनाने लगा कि नरेंद्र मोदी को आकर इस पर चर्चा करनी चाहिए। अपना बचाव करने के लिए राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो तो डिबेट के लिए तैयार हैं, सरकार तैयार नहीं। सुनिए राहुल गांधी। I tried to raise it in Parliament. Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. This is an issue that has affected
2 crore students. 70 times in 7 years, papers have been leaked. It's clear that there is a systemic problem. It is clear that there is huge amount of corruption, and we simply cannot continue like this. Also, the students want a resolution quickly. So the idea behind the discussion was that we get a resolution to this issue, because crores and crores of people, their family members are in pain. They don't know what is going to happen in the future, and it's important that we give them clarity. It's unfortunate that the government didn't want this. It seemed to me that the direction was directly from the Prime Minister. It's sad that the Prime Minister of India, who in fact should be leading the discussion and should be telling us about his opinion and should be telling us about what he is going to do, simply doesn't want to debate. We are ready for a debate. We want to debate, and we don't want to fight with the government. We want to place our views on the table. राहुल गांधी को यह बात समझनी चाहिए कि जब सरकार क्लियर कट कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर आपका यह नैरेटिव नहीं चल पाएगा कि सरकार चर्चा से भाग रही। आज विपक्ष के सांसदों के तेवर देखकर ऐसा लगा कि वो इसी मूड से संसद में आए थे कि वो संसद को चलने ही नहीं देंगे, जबरदस्त हंगामा करेंगे, किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। और विपक्ष को यह सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि विपक्ष अब बहुत दबाव में दिख रहा है। संसद का सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष ने यही मैसेज दिया था कि इस बार विपक्ष बहुत ताकतवर है, वो सरकार को पानी पिला देगा, सरकार हिल जाएगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से संसद में जिस तरह विपक्ष की हर रणनीति फेल साबित होने लगी और इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी से हर मोर्चे पर मात खाने लगा, उससे विपक्ष की टेंशन बढ़ गई। यह मैसेज जाने लगा कि पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतकर भी विपक्ष इतना ताकतवर नहीं दिख रहा। इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए विपक्ष ने प्लान बनाया कि वो संसद के अंदर अपनी ताकत दिखाएंगे, और इसीलिए आज विपक्ष ने संसद जबरदस्ती नहीं चलने दी, हंगामा किया। आज संसद में विपक्ष ने एक और बात पर हंगामा मचा दिया। कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया और उनका माइक बंद कर दिया। आज जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो राहुल गांधी ने माइक शुरू करने की मांग लोकसभा स्पीकर से की। इस पर लोकसभा स्पीकर को बताना पड़ा कि माइक का बटन उनकी चेयर के पास नहीं लगा होता, वो माइक बंद नहीं करते। सुनिए इस विषय में लोकसभा में क्या हुआ। मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। लोकसभा स्पीकर ने साफ कहा कि माइक बंद करने का बटन उनके पास नहीं होता भाई, वो माइक बंद नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने संसद के अंदर आरोप लगाए और फिर संसद के बाहर आकर भी यही दोहराया कि राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। सुनिए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने क्या आरोप लगाए और उस पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने क्या कहा। तो उनके माइक को बंद किया गया। जब नेता विपक्ष के माइक को बंद किया जाएगा, इतने अति महत्वपूर्ण विषय को जिस रूप से वो राजनीति से भी ऊपर उठ के उठा रहे थे, तो मैं समझता हूं कि स्वाभाविक है कि विपक्ष में के सांसदों में इस बात पर रोष पनपा और हमने मांग करी कि इस पर डिस्कशन हो। देखा आपने किस तरह से उन लोगों ने वहां पे उनका आचरण किस तरह का था, और अध्यक्ष महोदय जी ने भी उनको काफी फटकार लगाई कि आप लोग, जैसा लगता है जैसे सड़क और सदन का जो विद्रोह होता है उसमें कुछ फर्क होता है, लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी, क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज्यादा चिल्लाना चीखना है। राहुल गांधी का माइक बंद करने का आरोप लगाकर कांग्रेस की एक नेता इतनी भड़क गई कि भाषा की मर्यादा ही भूल गई। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने लोकसभा स्पीकर के लिए लिखा कि गजब का निर्लज्ज आदमी है, संसद में बैठकर सरेआम झूठ बोल रहा है। अब आप देखिए कि एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता की यह भाषा होनी चाहिए। रागिनी नायक ने लोकसभा स्पीकर के लिए कहा कि लगता है जमीर गिरवी रख के स्पीकर बने। विपक्ष के लोग लोकसभा स्पीकर से इसलिए उखड़े हुए हैं क्योंकि वो संसद में उनकी मनमानी नहीं चलने दे रहे। आज भी लोकसभा स्पीकर के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को नसीहत दी गई कि वो अपने सांसदों को बताएं कि कब खड़ा होना है और कब नहीं। एक बार सुनिए लोकसभा स्पीकर को। 1 मिनट, एक माननीय सदस्य की शपथ है, प्लीज प्लीज। एक शपथ है, शपथ।
माननीय सदस्य की शपथ है। प्रतिपक्ष के माननीय नेता, इनको सबको समझाओ कि कब उठना है, कब बैठना है। नीट के पेपर लीक को लेकर जो पूरा हंगामा मचा हुआ है, उसमें यह भी देखना चाहिए कि कैसे सरकार इसमें लगातार एक्शन में है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं, सबसे पहले नीट में गड़बड़ी की जानकारी मिलते ही जांच के लिए स्पेशल कमेटी बना दी गई। फिर जांच का दायरा बढ़ाने के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया गया और इसमें लगातार गिरफ्तारियां और छापेमारी चल रही है। सरकार ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बदलाव के लिए सभी सुझाव मांगे हैं। पेपर लीक की आशंका पर कई बड़ी परीक्षाओं को टाला भी जा चुका है। पेपर लीक और चीटिंग को रोकने के लिए बहुत कठोर कदम भी उठाए जा रहे हैं, नियम भी बनाए गए हैं और आगे आने वाले वक्त में चीटिंग और पेपर लीक एकदम बंद हो जाएं, इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाने पर भी विचार हो रहा है। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फिर से छात्रों को भरोसा दिया कि सरकार पेपर लीक के दोषियों को छोड़ेगी नहीं। इस बारे में सरकार के संकल्प को बताते हुए शिक्षा मंत्री को सुनिए जरा। सीबीआई सारे लोगों को पकड़ना शुरू किया है, हम किसी को भी उसमें से छोड़ने वाले नहीं है। एनटीए की जो दायित्व में थे उनको निवृत्त करके और एक उच्च अधिकारियों को काम दिया गया है। ये सारे सरकार की प्रतिबद्धता की प्रमाण है। हम कोई लिपापोती की कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन तेजी से जारी है। हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। पेपर लीक के तार बिहार के बाद झारखंड तक जा पहुंचे हैं। सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग से एक प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। प्रिंसिपल एहसानुल हक को एनटीए की तरफ से एग्जाम का सिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया था और वाइस प्रिंसिपल एनटीए के ऑब्जर्वर बनाए गए थे। सीबीआई हजारीबाग में ही 5 और लोगों से भी पूछताछ कर रही है। जांच में यह आरोप लगा है कि नीट का लीक क्वेश्चन पेपर ओएसएस स्कूल से ही पेपर लीक गिरोह के मुख्य आरोपी संजीव कुमार तक पहुंचा था। पेपर लीक की खबरों के बीच एक और पेपर लीक होने की अफवाह उड़ गई। दरअसल एनटीए के परिसर में खुले में कुछ बॉक्स रखे हुए थे, जिसे लेकर सोशल मीडिया ने यह दावा किया कि सीयूईटी यूजी परीक्षा की आंसर शीट खुले में पड़ी हुई है, पैकेट्स सील्ड नहीं है। यह सवाल उठे कि क्या सीयूईटी यूजी के छात्रों के साथ भी धोखाधड़ी हो रही है? आंसर शीट को तो स्ट्रांग रूम में रखा जाना चाहिए। इस पर एनटीए की तरफ से सफाई आई। वीडियो जारी करके दिखाया गया कि सारे बॉक्स जो खुले में पड़े हैं वो खाली हैं, उनमें कोई आंसर शीट नहीं है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने भी एनटीए के दफ्तर जाकर जब पड़ताल की तो ये बॉक्स हमें खाली मिले। एक बार हमारे सहयोगी मोहित ओम की ये रिपोर्ट देखिए। हम एनटीए के उस ग्राउंड में मौजूद हैं जहां पर सीयूटी एग्जाम्स के आंसर शीट रखने की बात कही जा रही थी। आप इस ग्राउंड में आकर देखें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो बॉक्सेस हैं, जिस तरीके से एनटीए का दावा था कि ये एम्प्टी बॉक्सेस हैं, और यहाँ पर अगर हम खोल के देखें तो यहाँ पे ना सील है ना कुछ है और ये एक एम्प्टी बॉक्स है। तो फिलहाल इसको लेके ही एक बड़ा बवाल सामने आया था कि यहाँ पर सीयूटी के एग्जाम के बॉक्सेस जो हैं वो रखे गए थे, जो अलग अलग जगह से हैं। कोई हजारीबाग से है, कोई गाजियाबाद से है। तो उन जगहों से ये पूरे बॉक्सेस यहाँ पे लाए गए थे जो एग्जाम चल रहे थे। उनको लेकर यहाँ पे ये था कि सीयूटी के जो रिजल्ट्स हैं, जो भी आंसर है, जिनका रिजल्ट आना है, आंसर शीट्स यहाँ पे पड़ी थी। तो फिलहाल यहाँ पर खाली बॉक्स हमें नजर आ रहे हैं। और पीछे की तरफ अगर हम चलें, यहाँ पर एक दूसरा जो एरिया है वहाँ पे भी काफ़ी सारे बॉक्सेस पड़े हैं। अगर उस एरिया में जाके देखें तो यहाँ पे भी जिस तरीके का एनटीए का दावा था कि ये बॉक्सेस जो हैं वो यहाँ पे खाली हैं, तो फिलहाल यहाँ पर हमारी जो जांच है उसमें हमें ये खाली नज़र आ रहे हैं। जो हमारी टीम यहाँ पहुँची है और यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ के गार्ड दिखा रहे हैं, जो एनटीए के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ दिखा रहे हैं कि पूरी जो एरिया है वो यहाँ पर खाली है और यहाँ पे खाली बॉक्सेस यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से एनटीए ने अपना स्टेटमेंट दिया था सोशल मीडिया साइट्स पर, बोला था कि जो एरिया जो हमने बॉक्सेस रखे थे वो खाली बॉक्सेस किया है। पाठशाला में अब अगली क्लास का वक्त है, जिसके मेन पॉइंटर्स आपको बता दूं। टूटी छत, धंसी कार, डूबी हुई गाड़ियां, दिल्ली की भयंकर तबाही दिखाने वाला यह चैप्टर। लाल किले में झरना, एयरपोर्ट पर फव्वारे, वो दिल्ली जो आपने कभी नहीं देखी होगी। दिल्ली की वो तस्वीरें जो तिहाड़ में केजरीवाल को पानी पानी कर देने वाली। दिल्ली का हाल भी गजब है।
अभी कल तक बूंद बूंद के लिए दिल्ली तरस रही थी, हर तरफ पानी का संकट था, नेता ड्रामेबाजी में जुटे हुए थे, लेकिन कल रात ऐसा पानी गिरा कि अब हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इतना पानी आ गया कि संभाले नहीं संभल रहा, और फिर नेता वही कर रहे हैं, राजनीति। यानी दिल्ली भी गजब है और दिल्ली के नेता भी गजब है। पूरी दिल्ली पहली बारिश में ही डूब गई। अब दिल्ली के नेता किसे दोषी ठहराएंगे, जबकि दिल्ली की सरकार भी उनकी, नगर निगम भी उनका। और ये लोग ये भी कह रहे थे कि इस बार तो मानसून की पूरी तैयारी है। अभी तो मानसून आया भी नहीं, मानसून से पहले की बारिश है ये। एक ही बारिश में दिल्ली का ऐसा हाल हो जाएगा, इसका जवाब कौन देगा? दिल्ली सरकार और एमसीडी की पोल बारिश ने खोल के रख दी। पिछली बारिश में दिल्ली का जो हाल हुआ, वही डर फिर से दिल्ली वालों को सताने लगा है। सवाल यह है कि इस बार दिल्ली सरकार और एमसीडी किस पर दिल्ली की बदहाली का ठीकरा फोड़ेंगे। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन दिल्ली में बारिश से क्या हाल हुआ उसका एक छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए। पिछली बारिश में दिल्ली में बाढ़ आई थी तो दिल्ली सरकार और एमसीडी ने दावा किया था कि अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन सारे दावे बारिश के पानी में बह गए। आपने दिल्ली का हाल देखा, आपको हम दिखा ही रहे हैं कि एक ही बारिश में दिल्ली कैसे डूब गई। ये तस्वीरें दिल्ली के लाल किले की हैं। बारिश की वजह से लाल किला किसी झरने में तब्दील दिखाई दे रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी। लाल किले की दीवारों से पानी ऐसे बह रहा है जैसे किले पर कहीं झरना बना हो। और अब जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं वो दिल्ली में वाटर लॉगिंग, जल भराव और बाढ़ का प्रतीक बन चुकी है। ये तस्वीर दिल्ली के मिंटो रोड अंडरपास की है, जहां हर साल बारिश के दौरान पानी भर जाता है। इस बार भी वही हुआ। मिंटो रोड अंडरपास के नीचे एक ट्रक फंस गया, उससे कुछ ही दूरी पर एक कार भी पानी में फंस गई। मिंटो रोड अंडरपास पर केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि यहां नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और अब मिंटो रोड अंडरपास पर जलभराव नहीं होगा, लेकिन इस बार फिर वही हाल है। मिंटो रोड अंडरपास डूबा हुआ है। बारिश में बाढ़ जैसे हालात होने के साथ साथ सड़कों का भी बुरा हाल है। रोहिणी की तस्वीर दिखाता हूं आपको, जहां बारिश के बाद सड़क के किनारे खड़ी कार के जमीन में धंस जाने की ये तस्वीरें हैं और ये कार फिर गड्ढे में गिर गई। सोचिए, ये हाल हो गया दिल्ली का एक ही बारिश में, सड़कें धंस गईं। गनीमत थी कि कार में कोई था नहीं। सोचिए अगर कार में कोई बैठा होता तो इसकी स्थिति क्या होती। दिल्ली का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां बाढ़ जैसे हालात ना हो। पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। और अब आपको जो दिखा रहा हूं वो ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं आईटीओ की, जहां पानी भरने की वजह से काफी देर तक ट्रैफिक जाम लगा रहा। आईटीओ वो इलाका है जहां दिल्ली सरकार के कई प्रमुख दफ्तर हैं, जहां से दिल्ली के चारों तरफ जाने के रास्ते हैं, वहां पर भी पानी पानी हो गया। दिल्ली में बारिश ने भारी नुकसान तो पहुंचाया ही, साथ ही कई लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बेसमेंट का काम चल रहा था। कई मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। लगातार बारिश से बेसमेंट में पानी भरने लगा और फिर अचानक बेसमेंट की दीवार दरक गई, जिससे 3 मजदूर गहरे बेसमेंट में डूब गए। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। घटना सुबह 5 बजे के करीब है। घटना सुबह 5 बजे के करीब घटी और ऐसे में अब उम्मीद कम है कि मजदूर जीवित होंगे। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश के बाद वसंत विहार इलाके में एक बड़ा हादसा सामने आया। एक निर्माणाधीन इमारत की बेसमेंट में एक परिवार जो इस साइट पे काम कर रहा था, जो मजदूर बताए जा रहे हैं, वो ऊपर अपनी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे और सुबह के वक्त जब यहाँ पे जल भराव हुआ तो मिट्टी ढह गई और मिट्टी के साथ उनकी झोपड़ी भी नीचे चली गई और इतनी गहराई के अंदर वो गई कि वो लोग वापस निकल नहीं पाए और उसके बाद अंदर मिट्टी धसती चली गई और जल भराव बहुत ज्यादा हो गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम आई हुई है, जो पंप लगाए गए हैं, जनरेटर के माध्यम से यहाँ पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भर गया है और यहाँ पर क्रेन की मदद से कुछ लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। सुबह 5:30 बजे का यह हादसा है और अब इस हादसे को काफी ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक जो वो लोग हैं उनको नहीं निकाला जा सका है। ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो मिट्टी नीचे दबे हुए हैं।
तो गाद जो है वो बहुत ज्यादा है और उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। बारिश के दौरान दिल्ली में कई घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों का काफी नुकसान हुआ। दिल्ली के असोला इलाके में एक शख्स के घर में पानी भर गया और उसने उसका वीडियो बनाया और बताया कि कैसे जलभराव के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। जरा सुनिए। कितना पानी मेरे घर के अंदर है, मेरे घर का सारा सामान बह गया। मेरा इतना बुरा हाल है कि बालवी की बस्ती में हर साल हर वर्ष लाखों रुपए के नुकसान होते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मेरा अपना खुद का होता है। मैं देवेंद्र सिंह प्रधान आपके सामने अपनी पूरी कहानी बता रहा हूँ। ये देख लो, ये हाल है मेरे घर का। हर साल झूठे वादे किए जाते हैं, ना कोई यहाँ MP आता है, ना कोई MLA आता है, ना कोई काउंसलर यहाँ आता है। ऐसे ही हम हर साल डूबते हैं, कागजों पे काम होता है। हमारा यहाँ बहुत बुरा हाल है। अब सवाल यह है कि आखिर दिल्ली हर साल बारिश में इसी तरह से क्यों डूब जाती है? हर साल केजरीवाल सरकार दावा करती है कि बारिश में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन हर बार पहली ही बारिश से सारी पोल पट्टी खुलनी क्यों शुरू हो जाती है? असल में मॉनसून से पहले दिल्ली सरकार ने यह दावा किया था कि मॉनसून के लिए हम तैयार हैं, प्री मॉनसून मेंटेनेंस हो रहा है, मॉनसून के लिए एक्शन प्लान तैयार है, दिल्ली में जल भराव की समस्या नहीं होगी। MCD में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, MCD ने भी मॉनसून के लिए तैयारियों की बात की थी। MCD के मुताबिक 92% नालों की सफाई मॉनसून से पहले कर ली गई। MCD मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि दिल्ली वाले मॉनसून का इस बार मजा लेंगे, तकलीफ नहीं होगी। यानी दिल्ली सरकार और MCD ने इस बार बड़े बड़े दावे किए, लेकिन नतीजा जो है वो आपके सामने। मेयर शैली ओबरॉय ने मॉनसून की तैयारियों को लेकर क्या कहा था, पहले सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि शैली ओबरॉय के सुर अब कैसे बदल गए हैं। कि पिछले 1 महीने से टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे अधिकारी लेवल पर हम लोग खुद भी उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं और जो एक्शन प्लान पिछले 1 महीने में तैयार कर दिया गया था उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। 92 से 93% तक हम सभी ड्रेन्स की सफाई कर चुके हैं और जो हमारे 4 फीट से नीचे के नाले हैं, ड्रेन्स हैं, उनकी 85% तक हम लोग उनकी साफ सफाई कर चुके हैं। और साथ ही दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी। सुन लिया आपने। MCD के मुताबिक मॉनसून के लिए सारी तैयारियां कर ली गई थी और इस बार जलभराव नहीं होना था, लेकिन दिल्ली तो पहली ही बारिश में डूब गई। अब MCD के मेयर शैली ओबरॉय कह रही हैं कि इस बारिश में जो पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं वहां पर काम किया जाएगा, जिससे दोबारा जल भराव ना हो। यानी इन पॉइंट्स के बारे में पहले पता नहीं था, तो किस बात का एक्शन प्लान तैयार किया गया था? सुनिए शैली ओबरॉय को, फिर आपको बारिश और जल भराव पर आम आदमी पार्टी का एक बहाना और बताऊंगा। कि पिछली बार से स्थिति काफी कंट्रोल में है, आप देख सकते हैं, और जो जो आइडेंटिफाई आज पॉइंट्स हो जाएंगे उन पर ही काम सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर करेंगे और इन पॉइंट्स पर पूरी कोशिश रहेगी कि दोबारा जलभराव ना हो। तो MCD के मेयर के सुर कैसे बदले हैं वो आप सुन रहे हैं। शैली ओबरॉय कह रही थी कि दिल्ली वाले मॉनसून को एंजॉय करेंगे, तो उस एंजॉयमेंट की तस्वीर शैली ओबरॉय को हम दिखाते हैं। यहां जो आप देख रहे हैं दिल्ली का किशनगंज इलाका है, जहां रेलवे अंडरपास पानी में डूबा हुआ है और उस पानी में कई गाड़ियां फंस गई। देखिए कैसे एक बस पानी में पूरी तरह से डूब गई और रस्सियों के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है। क्या इस तरह एंजॉय करने की बात शैली ओबरॉय कर रही थी? एक और तस्वीर देखिए कि दिल्ली वालों का मॉनसून में क्या हाल हुआ है, कैसे वो एंजॉय कर रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली के पहाड़गंज इलाके की है। ये काफी घना बसा हुआ है और यहां पर भी बारिश की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई है। बारिश की वजह से नाले उफान पर आ गए और गंदा पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया। दिल्ली में जल भराव की एक और तस्वीर दिल्ली के विनोद नगर इलाके की, जहां स्थानीय बीजेपी पार्षद ने पानी से भरी सड़क पर नाव चलाई। ये पार्षद के विरोध करने का अपना तरीका है। बीजेपी पार्षद ने आरोप लगाया कि दिल्ली में नालों की सफाई नहीं हुई और इसी वजह से नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं और गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है। दिल्ली के मंडावली का हाल भी आपको आगे दिखाता हूं। PWD का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे। हमने सदन में कहा
निगम के सदन में कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। हालांकि ये कहा जा सकता है एमसीडी की तरफ से हम आपको रोड में नाव चलाने का मौका दे रहे हैं, मॉनसून को इससे बढ़िया आप क्या एंजॉय करेंगे। दिल्ली के मंडावली का हाल अब आपको दिखाता हूं। मंडावली में जितने अंडरपास हैं वहां पानी भरा हुआ था। एक 2-2 फुट पानी में लोग गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। एक ट्रक खराब भी हो गया। सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है अगर कहीं गड्ढा है और वो पानी की वजह से आपको दिखाई ना दे, आप वहां से निश्चिंत होकर चले जा रहे हैं और गड्ढे में गिर पड़े। जाहिर है ये बड़े एक्सीडेंट को दावत देने वाली बात है। दिल्ली में सामान्य बारिश में ट्रैफिक जाम हो जाता है और इस बार तो दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश एक ही दिन में हो गई और इस वजह से पूरी दिल्ली के कई इलाकों में जाम लग गया। कई जगहों पर लोग घंटों जाम में फंसे रहे। सड़कें तालाब बन चुकी थी और इस वजह से गाड़ियों की रफ्तार बहुत कम हो गई थी। जो सफर 15 मिनट में पूरा हो जाता था उसे पूरा करने में लोगों को घंटों लग गए। दिल्ली में भयंकर बारिश से ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह एक्सपोज हो गया। लेकिन ये बात मानने के बजाय आम आदमी पार्टी के नेता अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती का कहना है कि दिल्ली में 1936 के बाद इतनी भयंकर बारिश हुई है और इतनी बारिश को संभालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के पास है नहीं। गजब है भाई। 10 साल से आप सरकार चला रहे हैं और आपको अब पता चला है कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। सुनिए सोमनाथ भारती को और फिर सुनाऊंगा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल बारिश को लेकर क्या कहा करते थे। कि 1936 में 235 mm जून के महीने में बारिश हुआ था। आज सेकेंड लार्जेस्ट बारिश हुआ है 228 mm 1936 के बाद जून के महीने में। तो आप सोच सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डिजाइन नहीं होता है इतनी ज़्यादा बारिश को हैंडल करने के लिए। आप देख ही रहे हो कि भाई एयरपोर्ट पे भी एक छत गिर गया है, वहाँ भी लोगों की जान गई है। मेरे क्षेत्र में हो या आसपास क्षेत्रों में माल का नुकसान हुआ लेकिन जान का नुकसान कोई नहीं हुआ है। अब इसी में संतोष कीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे उन्हें अचानक दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पता चला है। ऐसी ही बातें अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल कही थी जब दिल्ली में बाढ़ आई थी। तब केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली का सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो इतनी बारिश को संभाल सके। यानी 10 साल से दिल्ली की सरकार केजरीवाल चला रहे हैं और जब मॉनसून में दिल्ली डूबती है तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि दिल्ली का सिस्टम ही ऐसा नहीं है कि वो इतनी बारिश को संभाल सके। सुनिए केजरीवाल ने पिछले साल क्या कहा था। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है। तो जाहिर तौर पे लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं आई। दिल्ली का सिस्टम कितना बर्दाश्त कर सकता है, तो पिछले कुछ वर्षों के अगर हम एग्जाम्पल लें तो पिछले कुछ वर्षों में 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब 100 mm क्रॉस कर गई थी बारिश। उस वक्त भी कुछ इलाके ऐसे थे दिल्ली में जहां पे पानी का जल भराव हुआ, लेकिन आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में ठीक हो गया। अब इन बातों को बहाना कहा जाए या क्या कहा जाए। अगर दिल्ली ऐसी बारिश के लिए डिजाइन नहीं है तो पिछले 10 साल से केजरीवाल सरकार कर क्या रही थी, क्योंकि दिल्ली में तो हर साल बारिश में जगह जगह पानी भर जाता है। और अगर कोई सिस्टम नहीं बना है तो फिर सिस्टम बनाएगा कौन, कब बनाएगा? आम आदमी पार्टी को तो नहीं पता। हम बताते हैं कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम असल में कैसा है। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक दिल्ली का मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम काफी पुराना है और यह 24 घंटे में 50 मिलीमीटर बारिश तक ही झेल सकता है। दिल्ली के पास अपना ड्रेनेज मास्टर प्लान है ही नहीं। 2011 में दिल्ली सरकार ने आईआईटी दिल्ली को ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाने का काम दिया था। आईआईटी दिल्ली ने 2018 में अपना प्लान सौंप भी दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने इस प्लान पर 3 साल लगा दिए और 3 साल बाद प्लान यह कहकर खारिज कर दिया कि प्लान तो प्रैक्टिकल नहीं है, यह बहुत थ्योरेटिकल है। सोचिए ये वो दिल्ली है जिसको लेकर केजरीवाल बड़े बड़े दावे किया करते थे। अगर आपको बताएं कि कैसे पिछले कई सालों से केजरीवाल दिल्ली को ड्रीम सिटी बनाने का दावा करते चले आ रहे हैं। जैसे 2017 में केजरीवाल ने कहा था कि एमसीडी के चुनाव जितवा दो, 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा बना देंगे कि लंदन से तुलना होने लगेगी।
2018 में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की सभी कच्ची कॉलोनियों को लंदन, पेरिस जैसा बना देंगे। 2019 में केजरीवाल ने कहा था कि 5 साल में दिल्ली को टोक्यो, लंदन और पेरिस की तरह साफ सुथरा बना देंगे। 2020 में केजरीवाल ने यही कहा था कि दिल्ली की सड़कें यूरोप के शहरों की तरह सुंदर दिखाई देंगी। 2022 केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की मार्केट्स को लंदन और पेरिस जैसा बना देंगे। केजरीवाल करीब करीब हर साल दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाने के सपने दिखाते रहे हैं, लेकिन उनकी हकीकत यहां आपके सामने है। हर बार की तरह पहले बड़े बड़े दावे करना और फिर मुसीबत आने पर अजीब अजीब लॉजिक्स देना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी यही करती चली आ रही है, चाहे यमुना की सफाई की बात हो, चाहे बारिश में जल भराव की बात हो, चाहे दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात हो। आम आदमी पार्टी के दावे हवा हवा ही साबित होते आए हैं। और बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली में सरकार है कहां? मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में है। केजरीवाल के लिए संसद के बाहर आम आदमी पार्टी के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली बारिश से बेहाल है और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की नहीं बल्कि केजरीवाल की फिक्र है। जब दिल्ली बारिश से पूरी तरह बेहाल हो गई तो दिल्ली सरकार के मंत्री बैठकें करने लगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और इमरान हुसैन ने भयंकर बारिश के बाद एक बैठक की और दिल्ली के लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जब बारिश से दिल्ली की हालत खराब हो गई तब दिल्ली सरकार एक्शन में आई। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि पूरे सीजन में जितनी बारिश होती है उसकी 25% बारिश 24 घंटे में हो गई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। आतिशी ने बताया कि जल भराव से निपटने के लिए कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड, MCD, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक कंबाइंड इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। यह कंट्रोल सेंटर 24 घंटे जल जमाव पर निगाह रखेगा और उसके मुताबिक एक्शन लेगा। सभी विभाग आज रात तक अपने स्टैटिक और मोबाइल वाटर पंप्स का जायजा लेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पंप पानी निकालने के लिए एकदम रेडी हों। हर विभाग क्विक रिस्पांस टीम्स बनाकर जल भराव दूर करने के लिए तैनात रहेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के हर जोन में रिसाइकलर्स को लगाया जाएगा, जिससे नाले से पानी और सिल्ट को साफ किया जा सके। यानी अब दिल्ली सरकार एक्शन ले रही है, जबकि दिल्ली सरकार तो दावा कर रही थी कि मॉनसून की तैयारियां पहले से हो चुकी हैं। क्या पहले ये सारे कदम नहीं उठाए जा सकते थे? क्या आग लगने पर कुआं खोदने की मसल इसी तरह की बातों के लिए कही जाती है? दिल्ली सरकार का तो यही ट्रेंड रहा है कि जो अच्छा होता है वो केजरीवाल जी की वजह से होता है और जो समस्या होती है वो नरेंद्र मोदी, LG या दिल्ली के अधिकारियों की वजह से होती है। जैसे कुछ दिनों पहले तक दिल्ली में जल संकट के लिए केजरीवाल सरकार नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही थी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी लगातार आरोप लगा रही थी कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली का पानी रोक दिया है। इसी तरह जब पिछले साल दिल्ली में बाढ़ आई तो यही केजरीवाल सरकार कह रही थी कि हरियाणा और यूपी ने ज्यादा पानी छोड़ दिया। और अब जब बारिश की वजह से दिल्ली पानी पानी होने लगी तो आम आदमी पार्टी कहने लगी कि एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और इतनी बारिश के लिए तो दिल्ली तैयार नहीं है। पहले आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह को सुनिए और फिर आपको बताऊंगा कि इसका सच क्या है। 24 घंटों के अंदर 228 mm की बारिश 24 घंटे के अंदर दिल्ली में हुई है। ये मैं वापस कह दूं, 90 साल का रिकॉर्ड है। उससे पहले 1936 में रिकॉर्ड बना था 235 mm रेनफॉल विद इन 24 आवर्स इन द मंथ ऑफ जून। कुल दिल्ली में एक साल में लगभग 780 मिलीमीटर की बारिश होती है। मतलब एक साल में जितनी बारिश होती है उसका लगभग 30% बारिश कल रात को दिल्ली में हुई है। तो स्वाभाविक है कि कुछ कुछ जगह पे वाटर लॉगिंग होगी। केजरीवाल सरकार भले ही रिकॉर्ड तोड़ बारिश का हवाला देकर खुद को बचाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन केंद्र सरकार ने बारिश की वजह से दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में पानी भरने के लिए केजरीवाल सरकार की लापरवाही को ही जिम्मेदार ठहराया है। टाइम्स नेटवर्क की इंडिया क्लाइमेट समिट में पहुंचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में पानी भरने की वजह बताई। उन्होंने प्लास्टिक के कचरे से भरे नालों को दिल्ली के पानी पानी होने का कारण बताया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया और दिल्ली सरकार से इसको लेकर कार्रवाई करने को भी कहा। दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग से
सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान बनाने वाली इकाइयों को बंद करने के लिए कई बार कहा गया है। इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रोडक्शन होता है, जो दिल्ली में नालों को जाम करने की सबसे बड़ी वजह है। हुआ भी यही है। दिल्ली में नाले जाम होने की वजह से बारिश का पानी दिल्ली की सड़कों पर आ गया और जब बारिश ज्यादा हुई तो यही पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। सुनिए दिल्ली में वाटर लॉगिंग के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कैसे केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया है। मैंने दिल्ली सरकार को कहा भी और हमने प्लास्टिक बैन किया भी है, और मैं कितना हम लोगों को बार बार छापे भी कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं दिल्ली में जिस तरह की इंडस्ट्रियल दुर्घटनाएं लोगों ने देखी हैं, लोगों को छोटी छोटी जगहों पे जो इंडस्ट्री और दिल्ली सरकार वहां पे बैठी हुई है, वहीं पर ये छोटी छोटी प्लास्टिक की शीट्स बन रही है। कितनी बार हमने उनको, उनके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भी ये कहा है कि भाई ये सब बंद कराओ। और प्लास्टिक की थैली जाम होना सबसे पहला कारण है वाटर लॉगिंग का। हमको सबको अपने व्यक्तिगत व्यवहार में भी करना होगा और लोकल गवर्नेंस पे भी इसको ध्यान देना होगा। कांग्रेस ने भी दिल्ली के पानी पानी होने के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने पानी में फंसी गाड़ियों और लोगों को बचाने के लिए 5 क्रेन किराए पर लेने का भी दावा किया है। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार की लापरवाही से गाड़ियां पानी में डूब रही हैं। दिल्ली सरकार ने बरसात से पहले नालों की सफाई नहीं की और इस वजह से बारिश का पानी निकल नहीं पाया और दिल्ली पानी पानी हो गई। केजरीवाल सरकार की लापरवाही और दिल्ली की बदहाली दिखाने के लिए दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी एक वीडियो शेयर किया है। आप भी देखिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं स्वरूपनगर दिल्ली में। जैसा कि पूरी दिल्ली में हालात है, चाहे वो दिल्ली के एयरपोर्ट हो, चाहे वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन हो, पॉश कॉलोनीज हो या स्वरूपनगर जैसा ये क्षेत्र हो, आप देख सकते हैं पहली बारिश में क्या हालात इस पूरे क्षेत्र के हुए। 2 ट्रेन लगी हैं यहाँ पर फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ, ये सारे जो नाले खोलने की बात थी उसकी पोल पूरी तरीके से सामने दिख रही है। चाहे वो नाले हो या नालियाँ हो, दिल्ली की सरकार लगातार लोगों को धोखा देने का काम कर रही है, उनको झूठे वादे करने का काम कर रही है। और हमने पहले ही जैसे कहा था कि दिल्ली में जैसे ही पहली बारिश होगी, इस दिल्ली की नालों की सफाई की पोल खुलेगी। तो ये आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि क्या हालात आज दिल्ली के हो गए। ये हाल सिर्फ दिल्ली के स्वरूप नगर का नहीं है। दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। सड़कों पर पानी भरने से कई इलाकों में गाड़ियां डूब गई हैं, जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि सड़कों पर पानी भरने की वजह से होने वाले हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये भी समझ लीजिए, दिल्ली के अंदर आने वाली 60 फीट से ज्यादा चौड़ी सभी सड़कें पीडब्ल्यूडी संभालती है, जो दिल्ली सरकार के अधीन ही काम करती है। फिलहाल दिल्ली में पीडब्ल्यूडी मंत्रालय आतिशी संभाल रही है। दिल्ली की जो मुख्य सड़कें हैं वो सभी 60 फीट से ज्यादा चौड़ी हैं, यानी उन सभी सड़कों की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती है। इसी तरह जहां 60 फीट से कम चौड़ी सड़कें हैं, उनकी देखरेख का जिम्मा दिल्ली नगर निगम के पास है और एमसीडी की सत्ता आम आदमी पार्टी के पास ही है। और दिल्ली की रिहायशी कॉलोनियों में ज्यादातर सड़कें 60 फीट से कम चौड़ी हैं। समय रहते इन सड़कों से पानी की निकासी के लिए नालों की सफाई का काम कर लिया जाता तो बारिश में दिल्ली वालों को परेशान नहीं होना पड़ता। लेकिन केजरीवाल सरकार को किसी गलत काम या समस्या का ठीकरा दूसरे के सिर फोड़ने में महारत हासिल है। जैसे दिल्ली में पानी की कमी, हरियाणा जिम्मेदार। दिल्ली में बाढ़, हरियाणा और यूपी जिम्मेदार। यमुना में गंदगी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जिम्मेदार। दिल्ली में पॉल्यूशन, हरियाणा और पंजाब जिम्मेदार। शराब घोटाला, केंद्र की साजिश। कोरोना में मौतें, वैक्सीन की कमी, पलायन, केंद्र जिम्मेदार। दिल्ली में विकास की कमी, केंद्र जिम्मेदार। लेकिन जिम्मेदारी से बचने का यह तरीका कितना घातक साबित होता है, दिल्ली के लोगों के लिए उसका ताजा उदाहरण है बारिश की वजह से दिल्ली का पानी पानी हो जाना। दिल्ली में एक बारिश में लुटियंस दिल्ली में सांसदों और मंत्रियों के बंगलों तक में पानी भर गया। आपको मंत्रियों और सांसदों के घरों की तस्वीरें भी दिखाता हूं। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव के सरकारी बंगले की है।
जो दिल्ली के लोधी स्टेट इलाके में है। राम गोपाल यादव के बंगले में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। हालात इतने खराब हो गए कि संसद भवन जाने के लिए पहले राम गोपाल यादव एक गाड़ी में गेट तक पहुंचे, इसके बाद वो गाड़ी से उतरे और पैदल चलकर उन्होंने गेट तक का रास्ता तय किया, जहां बाहर का पानी अंदर आने से रोकने के लिए रेत के कट्टे रखे गए थे। राम गोपाल यादव उन्हें लांघ कर गेट से बाहर निकले और इसके बाद राम गोपाल यादव के स्टाफ के लोगों ने उन्हें गोद में उठाया और गेट के बाहर खड़ी दूसरी गाड़ी तक पहुंचाया। इसी तरह से दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के बंगले का हाल भी कुछ ऐसा ही। खुद मनीष तिवारी ने अपने सरकारी बंगले में भरे बारिश के पानी का वीडियो शेयर किया, जिसमें मनीष तिवारी एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में जूते पकड़कर संसद भवन के लिए निकलते हुए नजर आए। उनके सरकारी बंगले में हर तरफ बारिश का पानी भरा हुआ दिखाई दिया। लुटियंस दिल्ली में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बंगले में पानी घुस गया। शशि थरूर के बंगले के बाहर सड़क पर करीब 1 फीट तक पानी भरा नजर आया। सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी दिखाई दी और सड़क से गुजर रहे कुछ लोग तो कमर तक पानी में डूबे नजर आए। शशि थरूर ने खुद अपने सरकारी बंगले और इसके आसपास भरे पानी का वीडियो ट्वीट किया। और अब जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, यह प्रगति मैदान के सामने मथुरा रोड पर दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का सरकारी बंगला। कुछ दिनों पहले तक दिल्ली में जल संकट को लेकर अनशन पर बैठी आतिशी का सरकारी बंगला भी पानी पानी हो गया। सोशल मीडिया पर लोग ये कहकर तंज कस रहे हैं कि आतिशी के अनशन ने दिल्ली में घर घर के बाहर पानी पहुंचा दिया। खुद जल मंत्री आतिशी के बंगले के बाहर से गुजर रही सड़क भी पानी में डूबी नजर आई। दिल्ली में हुई ताबड़तोड़ बारिश से दिल्ली एयरपोर्ट पर भी बड़ा हादसा हुआ, जिस पर आज पूरे दिन राजनीति भी होती रही। एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के ड्रॉपिंग एरिया में पूरी कैनोपी छत समेत नीचे आ गई। इस हादसे में एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई और 8 लोग जख्मी भी हो गए। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक है और वहां बारिश में छत का इस तरीके से ढह जाना सामान्य घटना नहीं है। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत जब गिरी तो उस समय पर पैसेंजर आ रहे थे और वहां से जा भी रहे थे, टैक्सियों में लोग आ रहे थे। ऐसी ही एक टैक्सी पर छत का हिस्सा आ गिरा, जिससे कैब ड्राइवर की मौत हो गई। ये तस्वीरें बहुत डरावनी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर छत गिरी तो उसके साथ ही पिलर भी गिरे और उस पिलर के नीचे 2 गाड़ियां दब गईं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा गिरा तो उसके साथ पिलर भी गिर गया और ये पिलर 2 टैक्सियों पर गिरा। इसी में बैठे एक ड्राइवर की मौत हो गई। इतने बड़े एयरपोर्ट पर इस तरह का हादसा बहुत डरावना है। पैसेंजर्स बहुत भरोसे के साथ एयरपोर्ट आते हैं और इस तरह के हादसे से लोगों का वो भरोसा डगमगाता है। यह हादसा सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच हुआ। उस समय एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स आ रहे थे। एयरपोर्ट पर हादसे के बाद भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी। हालांकि फौरन अनाउंसमेंट किया गया, जिससे लोगों को पूरी जानकारी मिली। सुबह जब हादसा हुआ उस समय भी बारिश हो रही थी, जिससे यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। छत गिरने से टर्मिनल 1 को बंद कर दिया गया, जिस वजह से दूसरे टर्मिनल जाकर यात्रियों को फ्लाइट पकड़नी पड़ी।